केमिस्ट्री चैप्टर 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें लास्ट लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 और इसी लास्ट लेक्चर के साथ चैप्टर 13 जो है वो एंड अप हो जाएगा और चैप्टर 13 के साथ जो सेकेंडरी केमिस्ट्री की न्यू बुक है उसका भी इख्तिताम हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर होगा हमारे सेशन का। तो चैप्टर 1 से मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं और ये चैप्टर 13 ही अपलोड हो रहा है इन द एंड फाइनली। और ओवरऑल कराची सबसे पहले कोर्स हम अपना एंड अप कर देंगे रिकॉर्ड के तौर पे। ठीक है, तो अब और ये डिटेल में बड़े कंप्लीट करेंगे, ऐसे नहीं कोई टॉपिक छोड़ के, सब कुछ देखते हुए एक एक पॉइंट पढ़ते हुए आखिरकार फाइनली कोर्स एंड अप हो जाएगा। क्योंकि हम रेगुलर क्लासेस करते गए तो इसका ये फल मिला कि हम वक्त से पहले कोर्स एंड अप कर लेंगे। ठीक है, सो आज हम मैंने जैसे बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो है वो 5 तरह के टेक्निक्स को पढ़ेंगे। तो कल हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने जो है वो डिस्कस किया था, वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री था असल में। ठीक है, तो वो उसमें रेडिएशंस इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। आज हम दोबारा से स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी डिस्कस करेंगे। वो 4th टाइप मैंने आपको लिखाई थी बट मैंने पढ़ा, मैं आपको जो है वो 5th लेक्चर में रहा हूँ। ये तो छोटा सा टॉपिक है, ये तो ऐसी चीज़ है जो आपको ऑलरेडी पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर के अंदर, ये कोई नई चीज़ नहीं और सबसे आसान भी यही है, लाइक एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ आपने किस हद तक पढ़ी हुई है और आपको किस हद तक ये चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर क्लास 11 के अंदर जब हमने पढ़ा था ना चैप्टर 2 द एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमने वहाँ पर स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। चूँकि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया था तो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूस एनर्जी एमिशन करते हैं, और तो फिर उस पर एक डिफेक्ट उसका आया था कि कंटिन्यूस एनर्जी एमिशन पर जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होना चाहिए तो वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होना, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जनरेट होना चाहिए, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। और जिसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे, तो नील्स बोहर जो आए थे उन्होंने जो है वो एक्सप्लेनेशन की थी लाइन स्पेक्ट्रम की। तो वो बहुत डिटेल में हमने उसको पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर। अब वो पूरा आधी केमिस्ट्री समझो, आधा चैप्टर इन चीज़ों पर डिबेस करता था पूरा, ये जो मॉडर्न जो है वो थ्योरीज थी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो उसी चीज़ को मैं दोबारा से रिपीट करूँगा और ये वही चीज़ है जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो स्पेक्ट्रा भी एक वर्ड होता है, स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम, तो ये दोनों वर्ड एक ही चीज़ें हैं बट सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम हमारे पास सिंगुलर होता है, उसी का प्लूरल हमारे पास स्पेक्ट्रा होता है। तो एक ही बात, स्पेक्ट्रा बोलो कि स्पेक्ट्रम बोलो, कुछ लोग स्पेक्ट्रा बोलते हैं, कुछ लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, वो दोनों एक ही चीज़ है, सिंगुलर प्लूरल का फ़र्क है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट का ब्रेक हो जाना डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में, डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट में, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा। जिसको आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी आप कहते हैं। आप जानते हैं सफ़ेद रोशनी, वाइट लाइट, जैसे कि सूरज की रोशनी है, कोई भी लाइट, कोई भी विजिबल लाइट अगर है, चाहे वो किसी बल्ब से निकल रही है, चाहे वो सूरज से हमारे तक आ रही है, तो वो सारी रोशनी जो हमारे पास होती है वो 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है, 7 कलर्स पर, और वो 7 रंगों के वेवलेंथ हमारे पास अलग अलग होते हैं। अगर वो रोशनी किसी प्रिज्म से गुजारी जाए, है ना, वाइट लाइट को जब किसी प्रिज्म से पास किया जाता है तो क्या होता है, वो 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है। तो वो इसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी कहते हैं और उससे स्पेक्ट्रम एक जनरेट होता है वाइट लाइट का। ठीक है, 7 कलर्स पे। तो ये बड़ी आसान बात है, 9th क्लास से पता कितनी बारी आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ ली होगी कि वाइट लाइट का डिस्पर्स हो जाना 7 कलर्स के अंदर, तो ये स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है और एक डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, वो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्लास करेंगे आज की। तो ये बातें इस चैप्टर से लिंक नहीं करती, मतलब वो नहीं है, तो ये तो ऊपर यहाँ से स्टार्ट करूँगा, लेकिन ये पहले बेसिक चीज़ें पता होनी ज़रूरी है ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आए जो मैं आपसे 5-10 मिनट बाद बताने वाला हूँ आपको। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम 2 तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। कंटिन्यूस जो लगातार, मतलब कि विदाउट एनी गैप, बिना किसी गैप के, तो ये क्या बताता है? दिस टेल्स यू अबाउट कंटिन्यूस एमिशन ऑफ एनर्जी। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें बैंड्स ऑफ लाइट के बीच में कोई गैप्स नहीं आते। अगर डिफरेंट कलर्स हमारे पास आ रहे हैं, वाइब्रेयर कलर आ रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं और तमाम कलर एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो रहे हैं और इस बैंड्स ऑफ लाइट के बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई फ्रिंज नहीं आ रही, तो उसका मतलब ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है।
लगातार एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम किस बात को शो करता है कि जो एनर्जी रेडिएट हो रही है सोर्स की तरफ से, जो सोर्स एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो कंटिन्यूस मैनर में कर रहा है, लगातार कर रहा है। जैसे कि सूरज की रोशनी या सन की बात करेंगे, अगर हम सन को एज अ सोर्स यूज़ करें, अगर हम सूरज को सोर्स माने तो सन जो है वो आपको पता है कि सूरज की रोशनी जब ये प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर्स में ब्रेक होती है, वाइट ग्लोर कलर में। मेरे पास 3 कलर्स है तो मैंने 3 बना दिए, वरना 7 रंग होते हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो गए, तो ये हमारे पास कहलाएगा दिस इज एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बना है। इससे साबित ये होता है कि जो सूरज है ना वो कंटिन्यूस मैनर में एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, विदाउट एनी स्टॉपेज, विदाउट एनी ब्रेकेज, ठीक है, बिना किसी मतलब स्टॉप हुए हुए एनर्जी रेडिएट हो रही है। ये बहुत कॉमन होती है ज़िंदगी में। पहली बार जब स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो हमें यही पढ़ाया जाता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फिजिक्स के अंदर। लेकिन जब हम थोड़े से और क्लासों में ऊपर जाते हैं तो हम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में भी कुछ सुनते हैं, जिसको लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कलर्स के बीच में जो है ना गैप्स एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट बैंड्स ऑफ लाइट के बीच में। मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाई, लेकिन अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखेंगे या फिर यहाँ पर डायग्राम देखेंगे तो इन डायग्राम्स में आपको क्या हो रहा है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट के बीच में आपको गैप्स दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर बनी हुई तो मैंने नीचे नहीं बनी, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कहलाता है दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं? चूंकि ये आपको बताता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज डिसकंटिन्यूस मैनर में हो रही है। लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर लाइंस जनरेट हो रही होती हैं, दैट्स वाई इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। और इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स होता है एटम। एटम के अंदर से जब रोशनी निकलती है तो वो रोशनी हमेशा डिसकंटिन्यूस मैनर में निकलती है। चूँकि हम जानते हैं कि एटम्स अगर एनर्जी रेडिएट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं तो कंटिन्यूस मैनर में नहीं करते। ये जब एक्साइटेशन जब होती है तभी कर रहे होते हैं, ट्रांजिशन के बीच में एनर्जी थोड़े थोड़े वक्फे से क्या कर रहे होते हैं, वो रेडिएट कर रहे होते हैं, है ना, लो से हाई एनर्जी लेवल, हाई से लो एनर्जी लेवल। तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें से हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो डिसकंटिन्यूस मिलता है। अब एनर्जी एमिट होने पर भी मिलता है, एब्जॉर्ब होने पर भी मिलता है। तो वो दो अलग अलग तरह के हमारे पास स्पेक्ट्रम आ जाते हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। मतलब एनर्जी एमिट होने पर जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा तो वो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। एनर्जी एब्जॉर्ब होने पर जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। और ये दोनों ही टाइप होंगे लाइन स्पेक्ट्रम के, ये हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था। ये दोनों ही जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के टाइप्स हैं। और इसमें एटम एज अ सोर्स यूज़ होता है, इनमें गैप्स मौजूद होते हैं बैंड्स ऑफ लाइट के बीच में। ये मैंने थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दिया कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, वरना डायरेक्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, जिनके कॉन्सेप्ट वीक हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ने के बाद भी कॉन्सेप्ट वीक होता है तो इसका मतलब लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस, इसका मतलब आप पढ़ना ही नहीं चाहते। सिंपल सी बात, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप पढ़ना ही नहीं चाहते, दैट्स इट, ठीक है। ओके, अब इसके बाद अब आते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी पे अब आते हैं वापस, ठीक है ना। अब स्पेक्ट्रम के लिहाज से इसी लाइन स्पेक्ट्रम को देखते हुए दो तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास होती है। और ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको सिर्फ रिसर्चेज में इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, बड़े बड़े साइंटिफिक लैब के अंदर होता है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली, इसके इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं और इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी होती है और इसको चलाने के लिए बहुत स्पेशलाइज ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है और बहुत एक हसास एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो अक्सर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब आप किसी इंडस्ट्री में जॉब करेंगे जाकर तो शायद कहीं पर भी आपको ये स्पेक्ट्रोस्कोपी ना मिले, एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन की। लेकिन रिसर्च लैब्स जो होते हैं बड़े बड़े दुनिया के तो उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। तो दो तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपी को आज हम डिस्कस करेंगे, वो दोनों वैसे एक ही टाइप है। तो उसको मैंने एक साथ लिखा है, एटॉमिक एमिशन एंड स्पेक्ट्रम, मैंने अभी अलग अलग कर दिए समझाने के लिए। एक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, AAS इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ए से एटॉमिक, फिर ए से एब्जॉर्प्शन, फिर एस से स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एक हमारे पास ये होती है AES, इसको हम कह सकते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो दो तरह से आ जाएगी, तो क्या स्पेक्ट्रम दो तरह का जनरेट होता है, कि एमिशन का अलग होता है और एब्जॉर्प्शन का अलग होता है। तो पहले मैं आपको ये वाली बताता हूँ, ये ज़्यादा ईजी है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि यही चीज़ हम ज़्यादा पढ़ते हैं। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे कहा जाता है, तो इसको पहले समझेंगे। पॉइंट वाइज मैंने पॉइंट बना दिए, पेपर में एज इट इज़ आप लिख सकते हैं अगर आपको कुछ भी सवाल आ जाए तो, ठीक है। ये बुक से ज़्यादा ही मैंने लिख दिया इसके अंदर है, तो कम नहीं है ये, ठीक है। बुक में तो उससे भी थोड़ा लिखा होगा, एक पैराग्राफ है सिर्फ, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा ही बता दिया, इतना कर लोगे तो कोई भी सवाल पूछ लें आप जवाब दे दोगे, ठीक है। तो इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द एटम। सबसे पहले चीज़ तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलेट करती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, आप कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसे कहा जाता है,
तो वो सेकंड में मैंने बता दिया है उसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किससे कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल विद इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सही बात है ना भाई, एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जो जंप करते हैं, लो से हाई पर या हाई से लो पर जो जंप करते हैं, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रांजिशन को ही देखा जाता है, इसमें ट्रांजिशन के लिहाज से ही बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तभी तो स्पेक्ट्रम जनरेट होगा। द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम इज द स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यू टू फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अब एटम एनर्जी एमिट कब होता है आपको पता है, बोहर्स कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। बोहर्स कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब एक एटम है ना, जब वो एटम है, मिसाल के तौर पे लाइक अगर हम यहाँ पे एक एटम को ड्रॉ कर दें, तो ये उसका न्यूक्लियस आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, ये हमारे पास सेकंड शेल है। 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये बात, कोई नई बात नहीं करने जा रहा मैं अभी इस वक्त। तो ये एक एनर्जी लेवल E1 है, ये एनर्जी लेवल दूसरा E2 है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर मौजूद है, और ये हमारे पास आपको पता है लो एनर्जी लेवल है, और ये हाई एनर्जी लेवल है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जंप करता है, तो आप सब जानते हैं कि एक बच्चा जानते हैं क्लास के बैठा हुआ कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना भाई। और इतनी सी नॉलेज रख के A1 ग्रेड नहीं आता, एक बात याद रखिएगा, ये सबको पता होता है। ये नहीं कि सर मुझे ये एक वर्ड आता है तो मेरे A1 आ जाएगा इंटर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे 1000 और नॉलेज चाहिए होती है, सही है। लेकिन बेसिक तो पता हो कम से कम, बेसिक ही नहीं पता तो आप तो छोड़ ही दें कि आपको परसेंटेज बना सकेंगे। तो लो से हाई की तरफ जब हम जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना। फिर अगर अब जाहिर सी बात है यहाँ पर ये मेटा स्टेबल स्टेट होती है, बहुत विद इन मतलब सेकंड के भी पता नहीं कितने हज़ारवें हिस्से तक वो वहाँ पर रहता है, 10⁻⁻�6 सेकंड इस तरह से रहता है। उसके बाद फिर फाइनली क्या होता है, ये वापस आ जाता है। और जब वापस आता है तो क्या होता है कि जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होती है उतनी एमिट कर देता है, रिलीज़ कर देता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है, तो ये हमारे पास एनर्जी की एमिशन होती है। और वो एनर्जी जो रिलीज़ करता है वो डिफरेंट वेवलेंथ की फॉर्म में करता है, विजिबल लाइट की रेंज में होती है और डिफरेंट वेवलेंथ वाली होती है। तो वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो कलर्स अलग अलग जनरेट होते हैं हमारे पास है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी कि द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम इज द स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यू टू फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। जब लो से हाई एनर्जी लेवल पर जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो सॉरी हाई से जब लो एनर्जी पर जब वो जंप करेगा, तो क्या होगा, इसके अंदर से आपको पता है कि फोटॉन्स एमिट होंगे। फोटॉन्स क्या होते हैं, क्वांटा होता है ना, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो ये फोटोन जो होगा इसकी अलग अलग वेवलेंथ होगी, और उससे क्या होगी कि अलग अलग कलर्स हमारे पास जनरेट हो रहे होंगे। तो जो कलर्स आएंगे वो हमारे पास कहलाएगा, दैट इज के वो एक स्पेक्ट्रम बनाएगा, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम उसको हम कह सकते हैं। तो इट इज क्यों इस्तेमाल किया जाता है इसको, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट मेटल्स इन अ सैंपल। सैंपल में मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो कभी तक हमने जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ा है, चाहे वो UV हो, चाहे वो IR हो, ठीक है, चाहे वो हमारे पास NMR हो, चाहे वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री ही क्यों ना हो, उन सब में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर रहे थे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको पता है नॉन मेटल्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ये चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर किसी कंपाउंड के अंदर मेटल आ जाए, सॉल्ट है कोई NaCl वगैरह डिफरेंट और कोई सॉल्ट है, उसकी एनालिसिस करनी है अगर, तो वो हम उन चीज़ों से नहीं कर सकते हैं। फिर ना NMR काम आएगा, ना UV काम आएगा, ना IR काम आएगा, ये सब कुछ काम नहीं आता। फिर हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी पड़ती है। नहीं तो आप सिंपल से वो जो कॉलेज में आप सॉल्ट एनालिसिस करते हैं मेटल आइंस के डिटेक्शन के लिए, आप वो करो, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बचत करनी है तो आप ये कर सकते हैं। तो मेटल्स को डिटेक्ट करता है ये, चूँकि मेटल्स में क्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे ट्रांजिशन मेटल्स आपने सुना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बहुत करते हैं वो, चूँकि उनके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड होते हैं ना बेटा, एटम्स के, जानते हैं ना एटम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो वो आराम से लो एनर्जी से हाई पे जंप मारते हैं, और हाई से नॉन मेटल्स नहीं करते हैं ऐसा, ठीक है ना, इतना आराम से नहीं करते हैं, लेकिन मेटल्स आराम से कर लेते हैं। तो मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए किसी सैंपल में हम ये यूज़ कर लेते हैं। अब इसका तरीका क्या होता है, मेथोडोलॉजी क्या होती है, किस तरह से इसको किया जाता है। तो द सोर्स वेपराइजेस द सैंपल। सबसे पहले क्या चीज़ होती है, हम सोर्स यूज़ करते हैं, लाइट सोर्स। अब वो क्या होती है, वो कोई बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाली कोई चीज़ होगी, लाइक या तो वो कोई फ्लेम होगी, रेड हॉट फ्लेम, बहुत तेज़ जलता हुआ शोला, या फिर स्पार्क, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा कोई बहुत हाई, थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जो क्या कर देगा बेटा, जो वेपोराइजेस द सैंपल, सैंपल को वेपराइज कर देगा। याद रखिएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी जब भी की जाती है तो हमें सैंपल को गैसियस स्टेट में लेना पड़ता है, तभी जाकर स्पेक्ट्रम बनता है उसका, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वेपोराइज कर देगा सैंपल को
एंड कॉजेस इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इन सैंपल। और वेपराइज होने के बाद आपको पता है गैसेस स्टेट में ही वेपराइजेशन होती है, वो एक्साइटेशन होती है, ट्रांजिशन होती है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है लो से हाई, हाई से लो, तो वो हमेशा गैसेस स्टेट में करता है। तो क्या होगा कि फिर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन शुरू होगी, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। इट एमिट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर्स एंड कलर्ड लाइन्स आर सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। और उसके बाद जब वो वापस आएंगे तो एमिट करेंगे डिफरेंट एनर्जी को, और वो एनर्जी जब आप उसको प्रिज्म पे से गुजारोगे उस लाइट को, तो वो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में ब्रेक डाउन हो जाएगी और आपको अलग अलग कलर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं डायग्राम से उसको समझा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास एक सैंपल है, ये एक सैंपल आपको बॉक्स में दिख रहा है, कोई भी सैंपल हो सकता है, कोई मेटल कंपाउंड है ये। इसको हमने हाई एनर्जी दी सोर्स की मदद से, इतना हाई एनर्जी दिया कि ये हमारे पास जो वेपराइज हो गया। वेपराइज होने पर क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांजिशन शुरू होगी और लो से हाई, हाई से लो पे जंप करेंगे। जब हाई से लो पर आएंगे, हाई एनर्जी से लो पर, तो आप सब जानते हैं एनर्जी को एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटोन क्वांटा। और वो एनर्जी फिर जब वो निकलेगी, जो भी एनर्जी निकल रही है ना, उसकी जाहिर सी बात है कि डिफरेंट वेवलेंथ है, अलग अलग वेवलेंथ होगी उस एनर्जी की। तो उसको ये जाएगा डिटेक्टर के पास। अब वो डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करेगा कि कौन कौन सी वेवलेंथ की एनर्जी आ रही है, और हमारे पास स्क्रीन पर वो एक स्पेक्ट्रम जनरेट कर देगा। स्क्रीन पर या पेपर पर किसी चीज़ पर एक स्पेक्ट्रम जनरेट हो जाएगा। अब ये एमिजन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। एमिजन स्पेक्ट्रम की क्या बात होती है, खास याद रखिएगा कि इसमें यहाँ पर क्या चीज़ होती है कि ब्राइट लाइन्स आर सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। मीन्स कि यहाँ जो लाइन्स होती है ना, वो कलरफुल लाइन्स होती है। जो लाइन्स है ये शो करें एनर्जी के एमिशन को, और जो बीच में स्पेसेस आ रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर जो आपको दिख रहा है, ये स्पेसेस जो आ रहे हैं, तो ये स्पेसेस जो है वो एक तरह से गैप को शो कर रहे हैं, जो ड्यूरिंग द ट्रांजिशन है गैप आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कर रहा है तो फिर एक लाइन आ रही है, और जो गैप्स आ रहे हैं वो उसके बीच में जो गैप हो रहे हैं एनर्जी को एमिट करने के बीच में, तो वो गैप्स को ब्लैक कलर से शो किया जा रहा है। तो एक डार्क बैकग्राउंड होता है एमिशन स्पेक्ट्रम में, और डार्क बैकग्राउंड पे क्या होते हैं, कलरफुल लाइन्स होती हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, अलग अलग मतलब जो भी कलर्स होते हैं हमारे वाइब की ओर के, वो सारे लाइन्स इसके अंदर आ रही होती हैं। तो ये इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। और जो मेटल्स होते हैं ना, हर मेटल अलग तरह के स्पेक्ट्रम को जनरेट करता है। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कहलाता है ना बेटा, ये पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो सोडियम का अलग होता है, इस तरह पोटेशियम का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, हर मेटल का ये अलग आ रहा होगा, और उसको हम लोग चेक करके बता सकेंगे कि ये कौन सा मेटल इसके अंदर कंपाउंड के अंदर सैंपल के अंदर मौजूद है, या किसके पार्टिकल्स उस सैंपल के अंदर मौजूद हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है एटॉमिक इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो लाइन स्पेक्ट्रम ही है ये लाइन स्पेक्ट्रम ही बन रहा है, चूंकि गैप्स आपको दिख रहा है सारे बच्चों को ब्लैक कलर का। लेकिन एमिजन क्यों कह रहे हैं, चूंकि एनर्जी एमिट होने पर ये हमारे पास बन रहा है। दैट्स व्हाई इट इज एटॉमिक इमेजन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम तो नहीं, इसको पूरा कहना चाहिए एटॉमिक इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये पूरा मेथड है। बात समझ में आई सबको? तो ये बहुत आसान सी बात है, कोई बहुत मुश्किल बात तो उसके अंदर नहीं है, ये तो हमें पढ़ी हुई एक चीज़ थी। नेक्स्ट अब हम आते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब ये इसका रिवर्स, इसका उलट है ये एब्जॉर्प्शन। अब मैं चूंकि बुक में पहले एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है फिर एमिजन, इसलिए मैंने बुक के पैटर्न पे लिख दिया है, लेकिन समझाते हुए मैंने पहले उसको समझा दिया, वो ज़्यादा ईजी। ठीक है, अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्ब होना, जज्ब होना, सिंपल। अब आप समझ चुके होंगे क्या होने वाला होगा उसके अंदर। तो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट मेटल्स, ये भी मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। When white light is passed through a sample, it may absorb radiation of particular wavelength. In this spectrum, dark lines are separated by bright spaces. अब देखो इसमें क्या होता है, बस सिंपल, यहाँ से हमने इसमें ये एक सैंपल हमारे पास है, और यहाँ से बस इसके अंदर एक रोशनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मतलब लाइट को यहाँ पर हम इसको डालते हैं, इस पर रोशनी इस पर पड़ती है। अब रोशनी पड़ने पर क्या होता है कि कुछ एटम्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी से हायर एनर्जी पे आ जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को। अब जितनी भी एनर्जी यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व हुई, लेट्स से कि हमने इसके अंदर एनर्जी जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली इसके अंदर, कोई भी डाली, जैसे कि मान लो कि 10 डाल दी इसमें, 10 रेडिएशंस डाली, और उसने 2 एब्जॉर्ब करके 8 जो है ना, वो यहाँ से उसने क्या कर दी, 8 रेडिएशंस को उसने आगे भेज दिया। तो उसने 2 को क्या कर लिया, यहाँ पर उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जो निकल रहा है सिर्फ वो निकल रहा है जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो सका है ना भाई, जो एब्जॉर्ब नहीं हो सका। रिमेनिंग जो रेडिएशंस हैं वो यहाँ से आगे डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा। मीन्स यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन, बस इलेक्ट्रॉन से सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब की है, और जो बची हुई एनर्जी है वो आगे बढ़ी डिटेक्टर में। अब ये असल में ये डिटेक्टर जो होता है ना, ये असल में 2 तरह का होता है। एक वो डिटेक्टर होता है जो बस एमिशन को कैलकुलेट कर रहा होता है, और एक वो डिटेक्टर होता है जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन को कैलकुलेट कर रहा होता है। अब मान लो कि ये वाला डिटेक्टर सिर्फ एब्जॉर्प्शन को कैलकुलेट कर रहा है, तो ये सिर्फ वही एनर्जी देखेगा जो बची हुई इसके पास आ रही है, और फिर इसके बाद एक स्पेक्ट्रम जनरेट कर देगा। अभी इसका स्पेक्ट्रम उससे उल्टा होगा। अब वहाँ जहाँ पर आपको ब्राइट लाइंस दिख रही थी, मतलब कलरफुल लाइंस, वहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, और जहाँ पर डार्क दिख रहा था वहाँ पे कलर दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ बात करें एनर्जी एब्जॉर्ब कितना हुआ, और यहाँ पर हम बात करें चाहिए रिलीज या एमिट कितनी हो रही है, तो उसके लिहाज से दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्पेक्ट्रम जनरेट होते हैं। इसमें डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट लाइन्स होती हैं, और यहाँ पर क्या होता है,
कि ब्राइट बैकग्राउंड होता है और डार्क लाइंस उसके अंदर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की जो उसके अंदर आ रही हैं, और भी मल्टीपल लाइंस होती हैं। तो ये भी एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक होता है हर मेटल के लिए, डिफरेंट होता है, जिसको हम रेफरेंस से चेक करके हम बता सकते हैं कि कौन सा मेटल इस सैंपल के अंदर हमारे पास मौजूद है। तो दोनों में देखो बात वही कर रहे हैं, दोनों में स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है, दोनों में डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है, जिसमें गैप्स आ रहे हैं डिफरेंट कलर्स के बीच में। लेकिन ये दो तरह का सर ये क्यों आ रहा है? क्योंकि एक में हम क्या कर रहे हैं, एक में एटम के एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जब वापस आ रहे हैं ना हाई से लो पे, तो जो एनर्जी एमिट कर रहा है उस एमिशन को सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो एटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो रिमेनिंग एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ, वो क्या करे, डिटेक्ट करके आगे दे दे रहा है स्पेक्ट्रम। तो बस हल्का सा 1% बस डिफरेंस है, वरना तो दोनों एक ही बात कर रहे हैं देखा जाए तो। तभी तो देखो ज़्यादातर देखोगे दोनों एक ही जैसा लगेगा, एक वर्ड में फ़र्क है। इसी चीज़ को समझने के लिए ऐसा भी आ सकता है कि आपके पास पेपर में जो है ना वो डिफरेंस आ सकती है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है, तो डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनके बीच क्या डिफरेंस है। तो अब मैंने डिफरेंस भी बना दिया ताकि दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं एक साथ, कि अगर आपको शॉर्टकट में पढ़ना है जल्दी में तो आप डिफरेंस भी पढ़ लेंगे तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ये दोनों टॉपिक, ठीक है। तो देखिए AES मतलब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, ये मैंने अभी पढ़ा है, ये पहले पढ़ा है, ये भी पढ़ा है मैंने। तो एटॉमिक अब देखो पढ़ लेंगे, देखो 6 के 6 पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या, इट इज फॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर, जबकि यहाँ पर इट इज फॉर्म्ड एट लो टेम्परेचर। मैंने यहाँ पर क्या किया, इतना हीट करना है यहाँ पर कि ये हमारा गैशियस फॉर्म में आ जाए, तो हाई टेम्परेचर पर, यहाँ पर सिर्फ रोशनी पास करनी है, यहाँ पर इसको हमें हीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हाई टेम्परेचर पे बनता है और ये लो टेम्परेचर पे जनरेट हो रहा होता है। तो समझ में कि पहला तो ये हो गया। इसके बाद इट इज फॉर्म व्हेन सैंपल इज इन गैशियस स्टेट, इसके लिए सैंपल गैशियस स्टेट में होना जरूरी है। जैसे कि आप ये बेटा यहाँ पर जो देख रहे हो ना, ये सारे के सारे हमारे पास वेपर्स हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, मेटल का वेपर बन चुका है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो सैंपल आपका है वो उसको बस इतना हीट करते हैं कि वो लिक्विफाई हो सके, लिक्विड स्टेट में आ जाए, तो लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पर सैंपल जो है वो गैशियस स्टेट में होता है एटॉमिक एमिशन में, और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में क्या होता है हमारे पास, वो लिक्विड स्टेट के अंदर हमारे पास एग्जिस्ट करता है, मतलब सैंपल लिक्विड में हम लेते हैं और यहाँ पर गैस में ले रहे होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, एटॉमिक एमिशन में क्या, ब्राइट लाइन्स आर सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस, ब्राइट लाइन सेपरेट होता है डार्क स्पेसेस से, जबकि यहाँ पर क्या होता है, डार्क लाइन्स आर सेपरेटेड बाय ब्राइट स्पेसेस। नीचे डायग्राम भी मैंने बना दी ताकि आपको दिख जाए स्पेक्ट्रम रियल में कैसा दिखता है इसका। इसके बाद फोर्थ लाइन, इट हैज़ ब्राइट लाइन्स, इसमें जो लाइन्स होती हैं वो ब्राइट होती हैं, रोशनी वाली मतलब कोई कलरफुल लाइन्स होती हैं, ब्राइट मतलब रोशनी, ब्लैक मतलब रोशनी होती नहीं, वो डार्क। जबकि इसमें क्या होती है, डार्क लाइन्स होती हैं, दिख गया सबको। पांचवा, इट इज फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल, ये वाली बात बताई। जबकि इट इज फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल, तो ये मैंने यहां पर आपको बताया। एटॉमिक एमिशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज कर रहा होता है एटम, एनर्जी रिलीज कर रहा होता है ना, जबकि यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है उसके अंदर, तब इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम लोग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस यहाँ पर लिखा है, और उसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है या ये टॉपिक के साथ, ये चैप्टर के साथ, ये हमारा पूरा कोर्स जो है वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का कराची बोर्ड न्यू बुक 2024, तो ये हमारा जो है वो ओवरऑल कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप देखोगे बुक में तो बस फुल स्टॉप लगा है, उसके बाद कोई चैप्टर नहीं है। होता तो वही पढ़ा देता, टाइम बहुत है, नहीं है तो नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, पढ़ने से नहीं भागता मैं, हाई नहीं चैप्टर क्या करें। तो कहने का मकसद है कि इतना 13 चैप्टर है, लेकिन कुछ बड़ी बात नहीं है, देखने के 13 चैप्टर्स हैं उसके अंदर, शुरू होते साथ ये भी मैंने खींच दिया आपको, पता सर लंबा कर दिया, वरना इतना डिटेल में सर नहीं पढ़ाते हैं कभी, तो इसलिए बढ़ा देंगे चलो आखिरी चैप्टर थोड़ा सा डिटेल, वरना आपको 2 क्लास का ये भी चैप्टर था, उससे ऊपर के नहीं था अगर मैं इंपॉर्टेंट बात बताता आपको तो। लेकिन मैं बोला हर चीज़ ही बता दूँ ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इस लेक्चर को देखते हैं, आप यहाँ पर बैठते हैं, आप इसको कर पाएँ। तो चैप्टर 1 से लेकर सीक्वेंस में सारी प्लेलिस्ट चैप्टर 13 तक जाएगी, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ, लेक्चर नंबर के साथ अरेंज हुई हुई सारी चीज़ें। कभी भी आपको टाइम मिलता है आप उसको कहीं पर कोई लेक्चर छूटा हुआ आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये फाइनली ये लेक्चर भी ना 8, 9, 10 बजे तक अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में कोई लेक्चर सेकेंड ईयर में तब डालूंगा तो MCQs के क्लास से डल जाएगा, कोई कॉलेज के पेपर सोल्यूशन के क्लास से लेक्चर डल रहा होगा, डिफरेंट कोचिंग सेंटर के पेपर सॉल्व करके डल रहे होते हैं। ये क्लास में अगर हम कुछ और चीज़ें लाइक उसमें डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लूँगा, स्कीम ऑफ पेपर आएगा तो उसका एक लेक्चर डल जाएगा, इंपॉर्टेंट टारगेट पेपर का लेक्चर एक मैं डाल दूंगा, ये सब चीज़ें आप डालेंगे। मतलब पढ़ाने के लिहाज से कोई खास लेक्चर नहीं डालेगा, वो रिपीटिशन हो सकती है, न्यू चीज़ें आप कुछ नहीं है जिसके अंदर हमें पढ़ना पड़े या पढ़ाना पड़े, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली ये लेक्चर आज हमारा कंप्लीट हो गया, ओवरऑल क्लियर है सब चीज़ें सबको।